गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हमें करने हैं क्वेश्चंस कॉस्ट अकाउंटिंग के। प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, कॉस्ट शीट बनाना सीखा था, कॉस्ट शीट का मतलब सीखा था। उसमें कुछ बातें मुझे आपको बतानी है, जो कॉन्सेप्ट है, कुछ पॉइंट्स आपको आगे जाकर जरूर बताना है, ठीक है ना। कॉस्ट शीट के अंदर मैंने आपसे क्लास में भी डिस्कस करा होगा कि कुछ पॉइंट्स मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करूंगा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो। अभी के लिए हम इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करेंगे अपना। और कॉस्ट शीट याद है आपको? कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद है? बताओ जल्दी से कमेंट करके, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद है या नहीं? याद है, बहुत बढ़िया। आइए देखिए, कहता है फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द परचेजेस। आपको परचेज निकालना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है 26,500, क्लोजिंग स्टॉक 4,500, ओपनिंग स्टॉक 3,000 रुपए। ये दे रखा है 26,500, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3,000, परचेजेस हमें निकालनी है, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 4,500। दोनों को इधर भेज दो। देखो 26,500 एज इट इज रहने दो यहाँ पर। इस 3,000 प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस का 3,000, 4,500 माइनस का इधर आकर होगा प्लस का 4,500। आपकी निकल आएगी परचेज। कैलकुलेटर निकालो और परचेज बताओ कितनी है। 26,500 माइनस 3,000 प्लस 4,500, 28,000। तो परचेज आपकी आ गई 28,000। परचेज आ गई 28,000। परचेज 28,000। अगले वाले पे चलते। प्राइम कॉस्ट आपको दे रखा है, डेप्रीशिएशन आपको दे रखा है, फैक्ट्री का रेंट कह रहा है डेप्रीशिएशन का 200% है, बट फाइंड आउट दी फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालते हैं बताइए सर? ये हमारा दूसरा है। फैक्ट्री कॉस्ट निकालने का सिंपल तरीका है, प्राइम कॉस्ट में हम क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं, राइट। प्राइम कॉस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड कौन कौन से जरा बताइए सर। फैक्ट्री ओवरहेड में दो चीज आ गई यहाँ पर हमें जो गिवन है, एक तो डेप्रीशिएशन जो लगने वाला है मशीन पे, ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है, और एक फैक्ट्री का रेंट। जब मैं प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के सारे खर्चे जोड़ दूंगा तो उसके बाद जो निकल कर आएगा उसको हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। क्या कहेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितनी है? 33,500। डेप्रीशिएशन कितना है? 1,500 रुपए। प्राइम कॉस्ट है 33,500, डेप्रीशिएशन कितना है? 1,500 रुपए। ये कह रहा है 200% है डेप्रीशिएशन का, मतलब डेप्रीशिएशन जितना होगा उसका 200% होगा फैक्ट्री रेंट। तो 1,500 का 200% करेंगे तो 3,000 आएगा। जोड़ लीजिए, 33,500 प्लस 1,500 प्लस 3,000, यह आ जाएगा 38,000। दिस विल बी द फैक्ट्री कॉस्ट। क्या समझ में आया आपको? ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट है 38,000। अगला आ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल आपको दे रखी है 37,416। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे रखा है, डिस्काउंट ऑन सेल दे रखा है जो कि 50% होगा एडवर्टाइजमेंट का। जब हम दोस्तों डिस्काउंट देते हैं सेल पे, इट इज अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, ये एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है कि हमारे वहां डिस्काउंट लगा है, आ जाओ करके। तो डिस्काउंट ऑन सेल इज अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इट अ पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो आपको कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो।
देखिए कैसे करते हैं, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट खोलिए, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में देखिए जहां पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जहां लिखा है, उसके बाद यहां पर लिखा था ऐड करते हैं इसके अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड करते हैं, देखिए COGS में ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, राइट। तो क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल, क्या आ जाता है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ सेल, यही आता है। अगर मैं COGS में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दूं तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, यही कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में मैंने आपको पढ़ाया था। अब आपको निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल तो दे रखिए, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो एक काम करो ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है ना, तो COGS को यहां रहने दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर दो सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। अब बताओ कॉस्ट ऑफ सेल कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर, ये दे रखी है 37,416, ये दे रखी है 37,416 माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में दो खर्चे दे रखे हैं, क्या क्या, एक तो दे रखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 600 रुपए और डिस्काउंट ऑन सेल जो कि एडवर्टाइजमेंट का 50% है। तो अगर एडवर्टाइजमेंट 600 है और डिस्काउंट ऑन सेल कितना है, एडवर्टाइजमेंट का 50%, जो कि होगा 300, तो टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ गया 900। तो 37,416 में से माइनस कर देंगे 900, तो आपके पास जो निकल कर आएगा उसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यह आएगा 36,516, 36,516। लो जी समझ में आ गया, दैट इज द आंसर 36,516, ये देखो 36,516। आगे आ जाते हैं, आगे कह रहा है जी देखो आपको फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है, फाइंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विच इज 7.315 ऑफ दी, किसका 7.3, फैक्ट्री कॉस्ट का। सिंपल है, ये कह रहा है देखिए आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चाहिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चाहिए जो कि फैक्ट्री कॉस्ट का कितने परसेंट है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट चाहिए जो कि फैक्ट्री कॉस्ट का कितना परसेंट है, 7.3115% है ना, 7.315% है फैक्ट्री कॉस्ट का, क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हमें साफ साफ क्वेश्चन में बता रखा है कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन किसके बराबर है, फैक्ट्री कॉस्ट का 315%। अब फैक्ट्री कॉस्ट आपको दे रखी है क्वेश्चन में क्या, 3,95,000, तो 3,95,000 की हमें फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है और इसका 7.315 निकाल लो दोस्तों परसेंटेज में, तो जो निकल कर आएगा आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो जाएगा, कितना आया 28,894.25, देख लेते 3,95,000 का 7.315%, बिल्कुल सही 28,894.25, ठीक है जी, दिस विल बी द राइट आंसर। इसके बाद आता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आपको गिवन है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी गिवन है, ओपनिंग स्टॉक और WIP और क्लोजिंग स्टॉक और WIP। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल में फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद करो, क्या होता है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं, ये चौथा था। देखिए फॉर्मूला वो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हो तो सबसे पहले आता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, क्या आता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। फिर इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो निकल कर आ जाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट, यही तो होता है। आप चेक करो, उठाओ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक और WIP माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक और WIP, तो आ जाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 58,000, डाल दो, ये आपके पास 58,000 गिवन है,
ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP भी गिवन है 8,000 रुपए, ये आपको 8,000 गिवन है। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। पर नेट फैक्ट्री कॉस्ट आपको गिवन है, देखिए नेट फैक्ट्री कॉस्ट है 54,000, तो यहां लिख दीजिए। आप आगे पीछे करके निकाल लो। 58,000 में 8,000 जोड़ देंगे, देखो पहले ऐसे लिखो 58,000 प्लस 8,000, 54,000 उठा के इधर ले आओ तो माइनस का 54,000 हो गया, और ये माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP उधर भेज देंगे तो प्लस का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP हो जाएगा। अब निकाल लो, 58 प्लस 8 माइनस 54, तो 12,000 आ गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। दिस विल बी द आंसर। ये हमारा आ गया 12,000। ठीक है सर, तो यहां पर भी मेरा आंसर मैच कर गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इक्वल टू 12,000। आपसे कह रहा है प्राइम कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसिडर स्किल्ड लेबर। डायरेक्ट लेबर के अंदर दो टाइप की कॉस्ट आती है, एक कुछ पैसा हम स्किल्ड लेबर को देते हैं और कुछ पैसा अनस्किल्ड लेबर को देते हैं। चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, है तो वो लेबर ही, आ तो लेबर कॉस्ट में रहा है। अब फिर आपको वेरिएबल वर्क ओवरहेड, वर्क मतलब होता है फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है आपको 100% डायरेक्ट वेजेस का, और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस का। फिर आपको सेल ऑफ स्क्रैप भी दे रखा है जो कि 1800 रुपये होता है। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको प्राइम कॉस्ट से गिवन है, प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट नहीं, प्राइम कॉस्ट, हाँ प्राइम कॉस्ट गिवन है, प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, अब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर दो पार्ट थे, एक था वेरिएबल वाला पार्ट है ना, और एक था फिक्स्ड वाला पार्ट। फैक्ट्री ओवरहेड दो चीज से मिला है, एक वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और एक फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो कितने परसेंट है, वो है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब 100% किसका, डायरेक्ट वेजेस का। अब डायरेक्ट वेजेस है कितना सर, एक तो 6,000 जो पे करा है वो स्किल्ड लेबर को, और अनस्किल्ड को 2,000, तो टोटल डायरेक्ट वेजेस है कितना 8,000 कह सकता हूं। तो 8,000 का 100% होता है 8,000 ही। ओके, प्राइम कॉस्ट आपको दे रखी है 41,000 रुपए, प्राइम कॉस्ट आपको दे रखी है 41,000। इसके बाद कह रहा है 60% है डायरेक्ट वेजेस का। अब डायरेक्ट वेजेस है 8,000, मतलब डायरेक्ट लेबर है 8,000, 8,000 का 60% निकाल लो जो कि होगा फिक्स्ड, ये आ गया 4,800 रुपए। अब दोनों को जोड़ दूंगा तो आ जाएगा सर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, क्या आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में से लेस करते हैं सेल ऑफ स्क्रैप, बताया था ये नहीं बताया था फॉर्मेट के अंदर वाला, बताइए मुझे, क्या मैंने ये बताया था आपको। 41,000, 8,000 प्लस 4,800 ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में जब आएगा उसके बाद माइनस करते हैं सेल ऑफ स्क्रैप, जो कि आता है आपके पास दे रखा है आपको क्वेश्चन में 1,800, माइनस कर दो 1,800 माइनस कर दीजिए, और जो निकल कर आएगा वो आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। आप इसको नेट मान लो, ग्रॉस मान लो, क्योंकि अभी WIP भी माइनस होते हैं ना इसके बाद। अब ये नेट भी हो सकता है, ये ग्रॉस भी हो सकता है, अभी ये नेट मान लेंगे क्योंकि WIP हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना। खत्म हो गया, 52,000 विल बी द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन आप यही देख लो, ये क्वेश्चन आप यही देख लीजिए एक बार। From the information, prepare a statement showing the expense which you would disregard in the estimate cost। कहता है कौन से ऐसे इसमें से खर्चे हैं, कॉस्ट है जो आप कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करोगे, कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते, आप कॉस्ट नहीं मानते उनको एज पर दी कॉस्ट अकाउंटिंग। इसकी एक लंबी लिस्ट लिखवाई थी मैंने। देखिए हम किस चीज को कॉस्ट नहीं मानेंगे, देखिए 3 चीज को हम कॉस्ट नहीं मानेंगे। एक तो बैड डेट, वो हमारी कॉस्ट नहीं होती। एक डोनेशन जो हम दे रहे हैं वो हम कॉस्ट, देखिए कॉस्ट वो होती है जो आप कस्टमर से रिकवर करोगे, सिंपल सी चीज तो ये है। आप कॉस्ट क्या है, कॉस्ट वो है जो आप कस्टमर से रिकवर करोगे। कस्टमर से रिकवर क्यों करेंगे, क्योंकि भाई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारा जो खर्चा होगा हम उसको कस्टमर से रिकवर करेंगे ना।
तो सिंपल चीज है, मैं वो कॉस्ट, वो खर्चा कॉस्ट में इंक्लूड करूंगा प्रोडक्ट की, जो वो मुझे कस्टमर से रिकवर करना है। अब मान लो मैं किसी को डोनेट कर रहा हूं पैसा, यार ये मेरी इच्छा है, जो पैसा मैं डोनेट कर रहा हूं अगर वही मैं कस्टमर से रिकवर कर लूंगा तो फायदा क्या है डोनेशन करने का? जो पैसा तुम डोनेट कर रहे हो वही प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करके कस्टमर से रिकवर कर रहे हो, ये कोई थोड़ा होता है। कॉस्ट के अंदर जो खर्चा आप डालते हो इसका मतलब समझ लीजिएगा आपको कस्टमर से रिकवर करना है वो खर्चा। तो डोनेशन और बैड डेब्ट, देखिए बैड डेब्ट आपकी गलती की वजह से है। अगर आप ऐसे पर्सन को उधार नहीं देते जो बैड डेब्ट करेगा तो बैड डेब्ट होता ही नहीं, है ना। तो ऐसे डेटर जिनको उधार दे रहे हैं वो बैड डेब्ट, बैंक चार्जेस नहीं डियर, बैंक चार्जेस इज अ चार्जेबल एक्सपेंस। बैंक चार्जेस एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है अंजलि, बैंक चार्जेस नहीं, बैंक चार्जेस को हम कस्टमर से चार्ज करते हैं, कॉस्ट शीट में आएगा, बैड डेब्ट नहीं आएगा कॉस्ट शीट के अंदर, कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। अब रीजन समझिए ना, हम बैड डेब्ट कॉस्ट में क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे? क्योंकि सर हमने ऐसे डेटर को पैसा दिया जो हमारा पैसा मार के भाग गया, वो डेटर जो हमें पैसा वापस नहीं करता वो बैड डेब्ट हो जाता है। तो भाई अगर मैं उसको उधार पे सामान ही नहीं देता, अगर मैं सारा कैश रखता तो ऐसा कोई गलती होती? तो जो बैड डेब्ट हुआ है वो कस्टमर की वजह से नहीं हुआ, वो प्रोडक्ट को बनाने की वजह से नहीं हुआ, वो एक पर्सन की वजह से है जो माल बेच रहा है उसकी वजह से है। तू उधार पे मत बेच, अब तेरा बैड डेब्ट हो जाए ये तेरी गलती है, कस्टमर की थोड़ी ना। तो उस कस्टमर से थोड़ा पैसा चार्ज करेगा उसका, समझ में आया? तो बैड डेब्ट का पैसा भी कस्टमर से चार्ज नहीं होता। बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो डिस्काउंट हम सेल पर देते हैं, सेल के टाइम पर जो डिस्काउंट देते हैं, देखा ना 50% ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ चलता है, वो डिस्काउंट एक पार्ट होता है एडवर्टाइजमेंट का, है ना, कि भाई 20% ऑफ चल रहा है आओ, अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट। बट जब एट द टाइम जब हम सेल कर रहे होते हैं तब जो हम डिस्काउंट देते हैं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता। सर आप डिस्काउंट दे रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को बेचते टाइम डिस्काउंट दे रहे हैं। देखिए एक वो डिस्काउंट है जो चल रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, जो आप हर किसी को दोगे 50%, 20% जो भी आपका चल रहा है। बट एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट आप दे रहे हो वो आपकी वजह से है, वो भी आप कस्टमर को सुन लोगे। तो डिस्काउंट जो अलाउड होता है वो भी कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता, डिस्काउंट ऑन सेल कॉस्ट का पार्ट माना जाता है सर। अब डिस्काउंट अलाउड भी तो सेल के टाइम पे होता है, बट नहीं, ये डिस्काउंट ऑन सेल जो है वो अलग है और ये डिस्काउंट अलाउड अलग है। ये डिस्काउंट अलग है एट द टाइम ऑफ सेल, कि हम जब सेल कर रहे होते हैं तब वो हमसे डिस्काउंट मांगता है तब हम दे देते हैं। पर एक डिस्काउंट हम पहले से चला के चल रहे हैं कि 20% ऑफ चल रहा है हमारे स्टोर पर, वो डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है। वो वाला डिस्काउंट एक एडवर्टाइजमेंट का पार्ट होता है। उसके बाद आप इंटरनली कितना डिस्काउंट दे रहे कस्टमर को वो आपके ऊपर है, फिर दोबारा कस्टमर से उस पैसे को चार्ज नहीं करोगे। कैसे करोगे यार, आपने जो प्रोडक्ट बेचा उसमें डिस्काउंट दे दिया, फिर कस्टमर से थोड़ा चार्ज होगा प्रोडक्ट, है ना भाई। जो डिस्काउंट आपने दिया कस्टमर को वो उठाकर आप वापसी कस्टमर से दूसरे प्रोडक्ट पर चार्ज कर ले रहे हो, क्या फायदा उसका? फिर कैसे डिस्काउंट हुआ? समझ में आया? तो डिस्काउंट अलाउड, जो नॉर्मल डिस्काउंट है जिसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं वो नहीं आएगा। बैंक चार्जेस आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो भी बैंक चार्जेस होते हैं वो कस्टमर से रिकवर करेंगे, क्योंकि हम कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं। बैड डेब्ट और सर आपके पास डोनेशन, ये तीन चीज हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते, बैड डेब्ट, डोनेशन और डिस्काउंट अलाउड। पर जो सेल पर डिस्काउंट चल रहा होता है कि इतने सेल पे लोगे, इतना इतना सामान लोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा आपको, वो एक एडवर्टाइजमेंट का पार्ट माना जाता है, इसलिए हम उसको ऐड करते हैं। तो तीन चीज हम ऐड नहीं करेंगे इसमें, तो लिख दिया है डोनेशन, डिस्काउंट अलाउ और बैड डेब्ट, ये तीन चीज कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा, बाकी तो माना जाएगा। बाकी क्या क्या है? बाकी है आपके पास इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस, रेंट्स ऑफ ऑफिस, बैंक चार्जेस, ये कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। आइए सर अगला देखिए, प्राइम कॉस्ट आपको दे रखी है 50,000, डायरेक्ट लेबर दे रखा है 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब आपको पता है, एक बात मुझे बताइए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस मिलकर बनता है प्राइम कॉस्ट, है ना। अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं गिवन तो समझ लेना वो नील है, ये गिवन होता है पहले से, या इसको निकालने की डिटेल गिवन होती है। अगर दोनों नहीं गिवन तो नील है। डायरेक्ट मटेरियल के बिना प्रोडक्ट नहीं लगेगा और लेबर के बिना प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब ये दोनों तो जरूरी होता है। आप ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट मटेरियल नहीं है फिर प्रोडक्ट कैसे बनाओगे आप, समझ रहे हो आप? सर अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल नहीं दे रहेगा तो लॉजिक लगाओ, बिना मटेरियल के प्रोडक्ट नहीं बन सकता दोस्त, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मटेरियल है नहीं। तो अगर जब मटेरियल ही नहीं है तो लेबर किस काम की फिर?
कई बात का लेबर में कॉस्ट आ रही है, समझ में आ रहा है। हाँ ये हो सकता है कि क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं गिवन तो नहीं होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट होंगे खर्चे प्रोडक्शन करने में, डायरेक्ट कोई खर्चा रहा ही नहीं होगा, इनडायरेक्ट रहा होगा। इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हम उसको नील लेते हैं, पर अगर डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसको निकालो, ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट मटेरियल नील है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। डायरेक्ट मटेरियल कभी नील नहीं होता, उसको निकालने की हिंट दे रखी होगी, या फिर नहीं दे रखा तो बैलेंसिंग फिगर से निकालो। जैसे कि इसने कहा कि हमारे पास प्राइम कॉस्ट गिवन है 50,000 की, और जो डायरेक्ट लेबर है वो प्राइम कॉस्ट का 70% है। तो देखिए 70% है प्राइम कॉस्ट का इसका, और ये 50,000 है, तो ये आ गई भाई 35,000 रुपए। तो डायरेक्ट लेबर आ गया 35,000 रुपए। तो एक बात मुझे बताओ, अगर डायरेक्ट लेबर 35,000 रुपए है तो भाई डायरेक्ट मटेरियल कितना परसेंट होगा, 30% ही होगा। सिंपल है भाई, इन दोनों से मिलकर ही तो प्राइम कॉस्ट बन रहा है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस तो पहले ही नील हो गया है। तो मतलब अगर ये 50,000 में से 35,000 लेबर का है तो बाकी मटेरियल कितना है, बाकी मटेरियल है 15,000 रुपए का। 15 35 तब जाकर आ गया सर आपके पास 50। तो ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है सर, खत्म हो गया ये क्वेश्चन भी। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। कहता है डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP गिवन है, बिगिनिंग मतलब ओपनिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर दे रखा है, आपको निकालना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एंडिंग WIP, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP निकालना है। फॉर्मेट क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एक्सपेंस गिवन नहीं है तो क्या बोलूंगा, नील, तो आ जाएगा दोनों को जोड़कर प्राइम कॉस्ट। फिर इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री के ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दूंगा, इसके बाद जो निकल कर आएगा उसको बोलूंगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को WIP माइनस ऐड लेस करने के बाद जो निकल कर आएगा उसको बोलते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। बस अब डाल दीजिए डिटेल। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, देखिए डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 80,000, डायरेक्ट लेबर दे रखा है 60,000, तो ये आ जाएगा 80,000, ये आ जाएगा 60,000, 8 6 14, ये आ जाएगा 1,40,000। फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है 90,000 रुपए, ये दे दो 90,000 रुपए, ये आ जाएगा सर 2,30,000 रुपए। अब सुनना ध्यान से, 2,30,000 में ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP मुझे ऐड करना है 15,000, 15,000 मैंने ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करना है। और ऐसा क्या माइनस करूं, 2,30,000 में 15,000 ऐड करूंगा तो आ जाएगा 2,45,000। अब 2,45,000 में क्या माइनस करूं जिससे मेरा क्या आ जाए, कहां दे रखा है वो, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते कैसे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते, ध्यान दीजिएगा। नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर भी कह सकते हो। अब ये आपको दे रखा है, ये कितना दे रखा है सर, देखो ये दे रखा है सर 2,45,000 रुपए, ये दे रखा है आपके पास 2,45,000 रुपए। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब 2,45,000 है और इसके बारे में मुझे दे रखा है ये नील है, ये नील है दोस्तों, ये नील है, तो मतलब ये भी 2,45 ही होगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी 2,45,000 होगा। बताइए, अरे नेट फैक्ट्री कॉस्ट 2,45,000 होगा, ये नील है तभी तो ये भी 2,45 आया। मतलब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन मुझे क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो मैं नील मार रहा हूं। मुझे दे रखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, ये दे रखा है। अब इसके ऊपर देखा गया कि ऑफिस एडमिशन कुछ है ही नहीं, तो अगर ये नील है तो ये जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट है वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, तो ये दोनों सेम है क्योंकि बीच में नील है। अब मेरी बात समझिए, 2,30,000 में अगर मैं 15,000 ऐड करता हूं तो आता है 2,45, और 2,45 में से क्या माइनस करूं तो 2,45 रह जाए, कुछ भी माइनस नहीं करना है, ये भी नील रखो तभी तो मैच करेगा। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP मेरा क्या है, नील। क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP अगर यहां होता ना 250,
सॉरी यहाँ पर होता ना, क्या कहते हैं 240, तो मैं यहाँ 5000 माइनस करता, 230 में 15000 ऐड करा 245 आया, 5000 माइनस कर 240 हो जाता, पर यहाँ 245 ही है, मतलब इन दोनों को ऐड करने पर ही आ रहा है, कुछ माइनस नहीं करना। तो क्लोजिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी आता है नील। ठीक है जी, ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी आता है नील। ठीक है सर। अगला पॉइंट आता है, एक बात मुझे बताइए, एक और चीज सिखाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट, ये आ जाता है। अब मुझे गिवन क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 30,000 50,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,90,000। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे दोस्तों ये चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये मुझे दे रखा है 30,000, ये दे रखा है 50,000 और ये दे रखा है 1,90,000 रुपए। भेज दो उधर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा 1,90,000 प्लस 50,000, इधर भेज दिया तो माइनस का प्लस हो गया, और ये 30,000 माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 2,10,000। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 2,10,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है सर, 2,10,000। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन है डायरेक्ट, पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनता है इन क्वेश्चनों में, पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनेगा इन क्वेश्चनों में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ। 11वां इलस्ट्रेशन में पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, 12वें में इलस्ट्रेशन में आपको और 13। ठीक, पहले ये वाला करो आप, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है पूरा का पूरा दोस्त, 11वां इलस्ट्रेशन इज अ फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। सामने क्वेश्चन है, सेम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, जल्दी से इसको करके दिखाइए। सब कुछ आपको गिवन है, सब कुछ गिवन है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट उठाओ और देखते रहो, सब कुछ गिवन। आइए करते हैं, इतना टाइम थोड़ा लगता है करने में, जल्दी चाहिए। सबसे पहले फॉर्मेट बताइए क्या होता है। सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है ना। अब डायरेक्ट मटेरियल कैसे बनता है, डायरेक्ट मटेरियल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है डायरेक्ट मटेरियल का फॉर्मूला। देखिए ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है ना, रॉ मटेरियल का, देखो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो 31/12 मतलब क्लोजिंग, 1/1 मतलब ओपनिंग, तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद परचेजेस दे रखा है रॉ मटेरियल का 9 लाख रुपए, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 60,000, 9 लाख रुपए परचेजेस, और क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है 50,000, यह आ गया 50,000। सॉल्व करो और रॉ मटेरियल को डालो बाहर, 60,000 प्लस 9 लाख रुपए और माइनस 50,000, यह आ गया 9,10,000 रुपए, 9,10,000 रुपीज आया है सर आपका बस। फिर इसके बाद ऐड करते हैं डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर, राइट, डायरेक्ट लेबर ऐड करते हैं। डायरेक्ट लेबर आपको दे रखी है, देखिए ना, वेजेस, वेजेस जो पे करते हैं वो लेबर को करते हैं, 5 लाख रुपए है डायरेक्ट वेजेस, तो 5 लाख को लिख दो यहां पर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाता है प्राइम कॉस्ट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। 9,10,000 प्लस 5 लाख, यह आ जाएगा 14,10,000, 14,10,000। ठीक है जी। अब यहां पर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड आपको दे रखा है, देखिए
फैक्ट्री ओवरहेड कितना दे रखा है, 2 लाख रुपए। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद क्या आता है दोस्तों बताओ, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट यह आएगा 16,10,000 रुपए का, ठीक है। इसके बाद यहां पर ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। आपको बताऊंगा, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP यहां पर क्यों ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP यहां पर क्यों माइनस करते हैं, ये आपको बताया जाएगा क्या होता है वो WIP। अभी मैंने नहीं बताया, पर नेक्स्ट क्लास जो होगी हम उस पर करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP होता क्या है और क्यों ऐड और क्यों लेस करते हैं इसे। अभी के लिए कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में लॉजिक क्लियर हो जाएगा आपको, बिना लॉजिक की बात नहीं होगी। 24,000 और 30,000, तो WIP का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 24,000 रुपए और ये दे रखा है 30,000 रुपए। नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसको ऐड कर और लेस करने के बाद जो निकल कर आता है उसको बोलते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या कहते हैं, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। करो, 16,10,000 में ऐड करेंगे 24,000 माइनस करेंगे 30,000, 16,04,000 रुपए आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब इसमें ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपको दे रखा है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए आपको दे रखा है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करने के बाद जो निकल कर आता है उसको कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर्मेट याद नहीं है तो याद करो, बिना उसके होगा नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिए 16,04,000 में 50,000 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 16,54,000 रुपए, 16,54,000 रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड होता क्या है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्या होता है और क्यों हम फिनिश गुड के ओपनिंग स्टॉक को ऐड और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। इसका लॉजिक भी आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, ये रहा फिनिश गुड। फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक 1,20,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000, तो 1,20,000 ओपनिंग स्टॉक है और 1,10,000 क्लोजिंग स्टॉक है। तो देखा देखिए, अगर देखे तो 10,000 और ऐड कर दो, 16,64,000 रुपये हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद जो निकल कर आता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखा है 30,000, पूरा फॉर्मेट है ये 30,000। और जो निकल कर आता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करेंगे प्रॉफिट, आ जाएगा सेल। ये आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रॉफिट ऐड करेंगे आ जाएगा आपके पास सेल। बस सेल आपको कितनी दे रखी है, दे रखा है क्वेश्चन में सेल भी, देखो ये रहा सेल दे रखी है, देखो ये रहा सेल की आपके दे रखी है 20 लाख रुपए की सेल दे रखी है, 20 लाख रुपए की सेल गिवन है। और कॉस्ट कितनी गिवन है, 16,64,000 में 30,000 ऐड कर देंगे और तो 16,94,000 की कॉस्ट है। तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ मार्जिन बीच का, इतने का बनने वाली कॉस्ट का माल इतने में बेच दिया, तो क्या प्रॉफिट आया, बैलेंस शीट से निकाल लो। इस 20 लाख में ये माइनस कर दो, 3,06,000 रुपए का प्रॉफिट है, 3,06,000 रुपए का प्रॉफिट है आपके पास। अब आप मैच कर लो एक एक करके अपना आंसर। देखिए सबसे पहले आंसर आया था मेरा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट देखिए कितनी है, ये 14,10,000 रुपए की प्राइम कॉस्ट है, चेक करो 14,10,000 की प्राइम कॉस्ट है। उसके बाद 16,10,000 की ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है, 16,10,000 रुपए की ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। सीधा इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया, कोई बात, इन्होंने डायरेक्ट कर लिया थोड़ा, मैंने ग्रॉस फैक्ट्री भी निकाला, इन्होंने ग्रॉस फैक्ट्री ने डायरेक्ट कर लिया। इनका फैक्ट्री कॉस्ट देखो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट 16,04,000 रुपए, नेट फैक्ट्री कॉस्ट है 16,04,000 रुपए, ये हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट 16,04,000 रुपए। इसके बाद हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है हमारा, ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है 16,64,000 रुपए, हमारा भी वही आया था 16,64,000। इसके बाद 16,94, 16,94
ये रहा, एंड देन प्रॉफिट है 3,06,000 रुपए का, 3,06,000 का प्रॉफिट मैच हो गया, खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास में, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, टोटल हमारे पास इसके अंदर 13 इलस्ट्रेशन है, 12 भी मैंने करा दी आज की क्लास में, 12 इलस्ट्रेशन करा दी, 13 इलस्ट्रेशन प्लस वो कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट कि वो WIP क्या होता है और फिनिश गुड क्या होता है और ओपनिंग को क्यों ऐड करते हैं, क्लोजिंग को क्यों माइनस करते हैं, इसका लॉजिक नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आ जाइए इलस्ट्रेशन 12 देखते हैं एक बार। अब इलस्ट्रेशन 12 के अंदर आपको कुछ नहीं है, बस कहानी ये है कि अभी तक हमारे को डायरेक्ट दिया रखा था। देखो अभी तक हमें डायरेक्टली गिवन हुआ करता था, क्या वो गिवन होता था डायरेक्टली, अभी तक हमें जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें सब कुछ डायरेक्ट था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डायरेक्ट बताता था हमें सर। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड हमें डायरेक्ट बताता था, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट बताता था। अब क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट नहीं बताएगा, उसके कुछ पार्ट्स बताएगा कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ये खर्चे आ रहे हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में ये खर्चे आ रहे हैं, बस ये है कहानी, है वही फॉर्मेट वही है। बस क्या होगा, डायरेक्ट नहीं बताएगा कि फैक्ट्री ओवरहेड टोटल इतना है, डायरेक्ट नहीं बताएगा। चलिए पढ़ो, हमें अब उसमें ऐड करना है। सबसे पहले मुझे दे रखा है फिनिश गुड का स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दे रखा है ओपनिंग, और ये है क्लोजिंग। देखो ये इधर वाले ओपनिंग है, इधर वाले सारे क्लोजिंग है। तो फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, ये काम आएगा। परचेजेस काम आएगा, कैरीज इनवर्ड। अब मैंने आपको क्या बताया था, याद करो कॉन्सेप्ट, मैंने कैरीज इनवर्ड सर हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है, कैरीज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है, पर वो कैरीज इनवर्ड जो आपने रॉ मटेरियल लाने में खर्च करा वो डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट होता है। याद करो मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि ऐसा कभी केस आता है कि आप डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरीज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है ना, आप उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल सकते हैं, बट वो कैरीज इनवर्ड जो रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए खर्च करा है वो डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं होता। जैसे कि ये कैरीज इनवर्ड है, अब ये कैरीज इनवर्ड से डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है और डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, बट हम अभी एज्यूम करेंगे कि ये जो कैरिज हमने, जो भाड़ा हमने दिया, किराया हमने दिया, वो रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए दिया है, इसलिए ये रॉ मटेरियल का पार्ट माना जाएगा, मतलब डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट माना जाएगा। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल निकालेंगे। डायरेक्ट मटेरियल निकालने का तरीका है ओपनिंग स्टॉक, मैं बता देता हूं, ओपनिंग स्टॉक ठीक है, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो चेक करो, ओपनिंग स्टॉक 40,000, परचेजेस है 475, 40,000 का ओपनिंग स्टॉक है, 4,75,000 का आपके पास डायरेक्ट परचेजेस है। इसके बाद ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। कहां कराया था ये मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में, जब मैंने रॉ मटेरियल का आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया था और साथ में उसके क्वेश्चन भी कराए थे, तब मैंने आपको बताया था डायरेक्ट एक्सपेंस यहां भी आता है और डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट शीट में भी आता है, तो कब कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस लेना है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, वो किराया जो हम रॉ मटेरियल को लाने में खर्च कर रहे हैं उस किराए को हम कहां ऐड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं मानते, ठीक है। तो रॉ मटेरियल वाला का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस रॉ मटेरियल वाला है सिर्फ, ठीक है ना, इसके अलावा जो होते हैं वो अलग से दिखते हैं। ये रहा सर कैरीज इनवर्ड 12,500 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है रॉ मटेरियल का, ये रहा 50,000। ये हो गया सर रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन, और ये मैं बहुत पहले ही आपको करा चुका था जब मैं आपको रॉ मटेरियल का जब मैं आपको कौन सा बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। 40,000, 4,75,000 रुपए प्लस 12,500 और माइनस 50,000, यह आ गया 4,77,500। यह है आपका डायरेक्ट मटेरियल। अब इसके बाद सीधे सीधा ऐड कर दो, जैसे कि क्या, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर दे रखा है आपको, ये रहा वेजेस, वेजेस है डायरेक्ट लेबर 1,75,000 आपका डायरेक्ट लेबर है। इसमें ऐड कर, दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा प्राइम कॉस्ट। आपको डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, एक डायरेक्ट एक्सपेंस था वो डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट था, 4,77 और 4,75,000 रुपए, 6,52,500 रुपए, 6,52,500। याद ये क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको वो लिस्ट लिखवाई थी कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कौन कौन से खर्चे आते हैं, लिस्ट लिखवाई थी मैंने, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कौन कौन से खर्चे आते हैं।
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन कौन से खर्चे आते हैं बताओ, लिखवाई थी ना, बस वो लिस्ट नहीं लिखवाई थी, क्या बात कर रहे हो, लिखवाई होगी यार। चलो मैं लिस्ट लिखवा देता हूँ, पहले तो लिस्ट लिखी हुई नहीं है तो कैसे करोगे, पहले लिस्ट ही लिख लो। देखो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कौन कौन से खर्चे आते हैं, लिख लिए सब सब एक एक करके लिखिए, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कौन कौन से खर्चे आते हैं। सबसे पहला आता है रेंट एंड रेट्स, अगर उसमें फैक्ट्री लिखा है तब। दूसरा, क्योंकि रेंट हम फैक्ट्री का भी दे सकते हैं और ऑफिस का भी दे सकते हैं ना, तो फैक्ट्री का रेंट फैक्ट्री में आएगा, ऑफिस का रेंट ऑफिस में आएगा। इसके बाद इंश्योरेंस, इसके बाद रेंट फैक्ट्री का हो गया। इसके बाद आता है इनडायरेक्ट मटेरियल, लिस्ट लिखवा रहा हूं जल्दी से लिख लीजिए एक बार। इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएगा। तीसरा, इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आता है, इनडायरेक्ट वेजेस। फोर्थ, लाइटिंग एंड हीटिंग फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। फिफ्थ, लूज टूल्स फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। सिक्स्थ, पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। सेवंथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। और आठवां, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस, इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहता हूं, इसमें मैं इंपॉर्टेंस ले कह रहा हूं, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस किसका पार्ट है। देखिए लिखा तो ऑफिस है, तो कोई भी बच्चा अगर इसने पहले नहीं पढ़ा होगा, कोई भी स्टूडेंट जिसने पहले नहीं पढ़ा होगा, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डाल देगा वो, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज अ ऑफिस है, लिखा है यहां पर, लिख रहा है ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस लिखा हुआ है, तो कोई भी स्टूडेंट जो जिसने पहले नहीं पढ़ा होगा वो ऑटोमेटिकली डालेगा इसको। रिसर्च एंड डेवलपमेंट 10वां, डेप्रिसिएशन लगा लगा रहा है प्लांट पे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन लग रहा है किसी भी फैक्ट्री के एसेट्स पर। 11वां, इंश्योरेंस फैक्ट्री का। 12वां, वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी, देखो वर्क वर्क को ही फैक्ट्री कहते हैं, वर्क मैनेजर सैलरी या फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, वन ऑफ द सेम थिंग। याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बताया अभी, डायरेक्ट ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पता है पूछता है कि बताओ ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस किसका पार्ट है। ठीक है। 13वां, फैक्ट्री इंप्लॉय सैलरी, किस 14 में लिखो, पावर डाल दिया, हाँ। इसके बाद डालो अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस, और भी कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई खर्चा होगा वो सब आ जाएगा इसके अंदर। अब ये ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस होता क्या है, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस क्या होता है सुनिए, ड्राइंग ऑफिस लिखा है, ऑफिस का खर्चा नहीं है, फैक्ट्री का, याद रखिएगा, दिमाग में डाल लो इसको, पेपर में एमसीक्यू पूछता है बताओ ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस किसका पार्ट होता है, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, किसी का भी नहीं होता,
तो बच्चे हर बार टिक करके आते हैं ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस अ पार्ट ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इसके नाम में ही ऑफिस आ रहा है ना। तो वो कोई भी किसी बच्चे ने अगर नहीं पढ़ा होगा ना, वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन लिखता है 100% श्योर, तुक्का उसका वही लगता है, क्योंकि यहाँ पर नाम में ही आ रहा है। बट दिस इज अ रॉन्ग। देखिए ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस क्या होता है, जब भी हम किसी प्रोडक्ट का डिजाइन बनाते हैं, जब भी हम किसी प्रोडक्ट के डिजाइन बनाते हैं, जैसे कि घर बनाने वाले को आर्किटेक्ट कहते हैं ना, ऐसी प्रोडक्ट का डिजाइन ही बनता है। घर का डिजाइन बनाने वाले को आर्किटेक्ट कहते हैं, जो आर्किटेक्ट बनाता है। ऐसी एक आर्किटेक्ट होता है जो प्रोडक्ट का डिजाइन बनाता है। एक मोबाइल मुझे बनाना है, तो मोबाइल का डिजाइन कैसा होगा, कोई भी प्रोडक्ट जब मैं बनाना चाहता हूं, मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूं, उसका डिजाइन कैसा होगा, तो उस डिजाइन को बनाने का खर्चा ही ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस होता है। तो ये फैक्ट्री का पार्ट हुआ ना। अब बताओ ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस किसका पार्ट हो, फैक्ट्री, क्योंकि डिजाइन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। प्रोडक्ट का डिजाइन बनाएंगे तभी प्रोडक्ट बनाना चालू करेंगे, तो प्रोडक्ट का डिजाइन बनाने के खर्चे को ही ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस कहते हैं, और इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है सर, तो ये 14 मैंने लिस्ट आपको लिखवाई है फैक्ट्री ओवरहेड की। आइए अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूं, लिख लिया आपने। अब आ जाते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिख लिया क्या? लिख लिया दोस्तों? ठीक है, तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। वही पहला रेंट एंड रेट्स ऑफिस का, देखो ऑफिस लिखा होगा। दूसरा इंश्योरेंस ऑफिस का, ओ लगा रहा हूं ऑफिस के लिए। तीसरा सैलरी अगर किसी को दे रहे ऑफिस के बंदे को, ओ लगा दे रहा हूं। चौथा टेलीफोन एंड पोस्टेज, अब कुछ ऐसे खर्चे हो जाए तो ऑफिस में ही होंगे, टेलीफोन एंड पोस्टेज। पांचवा डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर्स, देखिए ऑफिस फर्नीचर से रिलेटेड जितने भी होंगे उसमें डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर कहाँ होंगे, ऑफिस में, तो सब डेप्रिसिएशन जो होगा। डेप्रिसिएशन हर बार डेप्रिसिएशन फैक्ट्री में नहीं जाएगा भाई, ऑफिस के फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लग रहा है तो ऑफिस के खर्चे में ऐड होगा, ऑफिस के कंप्यूटर में डेप्रिसिएशन लग रहा है तो ऑफिस के कंप्यूटर में ऐड होगा, राइट? समझ पा रहे हैं आप? इसके बाद छठा लीगल एक्सपेंस। सातवां ऑडिट फी, ऑडिट फी का समझ में आता है? ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, अकाउंट को चेक कराने के लिए हमें प्रोफेशनल को बनाना पड़ता है। हमें अपने कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने के लिए सीए सीएमए को बुलाना होगा, वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, तो उसकी जो फीस होती है उसको ऑडिट फीस कहते हैं। आठवां बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। लीगल एक्सपेंस पता है? लीगल एक्सपेंस, सर लीगल एक्सपेंस होते हैं वो खर्चे जो कोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन में लगता है। भाई मान लो आपका केस चल रहा है कोर्ट में, तो उससे रिलेटेड लॉयर के खर्चे, उससे रिलेटेड सारे क्या होंगे, लीगल एक्सपेंस। कोई डॉक्यूमेंट बनाना है आपको, लीगल डॉक्यूमेंट, वो सारे खर्चे क्या होंगे, लीगल एक्सपेंस होंगे। नौवा जर्नल एक्सपेंस भी ऑफिस के अंदर आता है, जर्नल एक्सपेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑफिस एक्स। तुम्हारे पास इसके अंदर 9 हो गए, और भी हो सकते हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कोई ऐसा तो नहीं है रह गया। ठीक है, और देख लेते हैं। 10वां नहीं, एडवर्टाइजमेंट कहां से आ गया? ठीक है, सारे लिख दिया मैंने, लगभग लगभग सारे लिख दिए। अब आ जाओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, लास्ट है ये। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से खर्चे आते हैं? सबसे पहला आता है एडवर्टाइजमेंट, दूसरे नंबर पर आता है डिस्काउंट ऑन सेल, डिस्काउंट अलाउड नहीं, जो सेल पे डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट ऑन सेल, ठीक है, वो आता है। तीसरा शोरूम रेंट एंड रेट, शोरूम किस लिए खोले जाते हैं, सेल करने के लिए ना, शोरूम रेंट एंड रेट्स। चौथा
सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन, सेल्समैन सैलरी या फिर कमीशन जिसके लिए जो भी इसको दे रहे हैं। पांचवा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अच्छा कैरीज इनवर्ड आता है डायरेक्ट एक्सपेंस में, सॉरी कैरीज इनवर्ड इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल और कैरीज आउटवर्ड इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट, कैरीज आउटवर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कैरीज आउटवर्ड का मतलब समझ में आया कि भाई मेरे गुड्स प्रोडक्शन हो चुका है, अब मैं इसको बाहर भेज रहा हूं, बाहर भेजने का किराया, और बाहर तब भेजूंगा जब बेचना होगा। समझ में आ रहा है आपको? प्रोडक्शन और पोस्टेज का खर्चा अगर सेलिंग का हो तो। आठवां प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा सेल डिपार्टमेंट का। नौवा कलेक्शन एक्सपेंस, 10वां डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, 11वां ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर क्यों होगा? क्योंकि हमारे गुड्स को डिलीवर करने के काम आएगा ड्राइवर, तो डिलीवरी का एक्सपेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है ड्राइवर की सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। 12वां सैंपल एंड फ्री गिफ्ट, सैंपल एंड फ्री गिफ्ट, सर सैंपल और फ्री गिफ्ट, सैंपल और फ्री गिफ्ट का मतलब पता है? जब कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है ना, तो अपने प्रोडक्ट को फ्री में देती है लोगों को, जिससे उनका प्रमोशन भी होता है और साथ में साथ प्रोडक्ट भी यूज कर लेते हैं लोग, और पता चल जाता है कि क्या कमियां हैं और वो पता चल जाता है उनको। लो जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे वापसी। ये सारे खर्चे मैंने लिखवा दिए, इसके अलावा कोई भी खर्चे अगर आपको दिखते हैं, आपको लगता है कि यार ये सेलिंग का पार्ट होगा तो डाल दीजिएगा, वरना नहीं। ये मैक्सिमम खर्चे मैंने लिख दिए, इसके अलावा आते नहीं है, बहुत कम आते हैं, रेयर होता है। फिर भी अगर आ जाए तो आप थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा, है ना, थोड़ा तो कॉमन सेंस का यूज करिएगा और इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। ये ठीक है ना, याला पॉइंट कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं वापसी क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन हमसे कह रहा था, ठीक है, अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल जोड़ दिया हमने, डायरेक्ट वेजेस ऐड कर दिया, मतलब डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट आ गया, फैक्ट्री के सारे खर्चे जोड़ेंगे, तो यहां पर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड की लिस्ट मैंने लिखवाई थी, अब आप देखिए कि करके कौन कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। देखिए सबसे पहले नीचे से आएंगे, देखिए ये अभी नहीं है, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया। वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मींस फैक्ट्री, वर्क मैनेजर सैलरी ये आएगा। फैक्ट्री इंप्लॉय सैलरी ये आएगा, नाम में फैक्ट्री आ जाता है, फैक्ट्री इंप्लॉय सैलरी, ठीक है जी। इसके बाद फैक्ट्री रेंट रेट एंड टैक्सेस, फैक्ट्री रेंट रेट एंड टैक्सेस, और कुछ नहीं लिखा था, पावर एक्सपेंस लिखा था, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस है, पावर एक्सपेंस और अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस लिखवाया था ना, ये दोनों के दोनों, पावर एंड फ्यूल वाले में पावर एक्सपेंस आ गया, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस भी लिखवाया था लास्ट में। देखिए ये कहीं नहीं आता, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, मशीन का रिप्लेसमेंट कराना कोई खर्चा नहीं है, वो तो आपने रिप्लेस कराया, ठीक है सर, तो मशीन का रिप्लेसमेंट कराना कोई खर्चा नहीं है। वर्क मैनेज चलिए 30,000, 60,000 और 7,250 लिख देना यहाँ पर, 30,000, 60,000, 7,250। पावर एक्सपेंस कितना है, 9,500 और 43,000,
9,500 और 43,000, 43,000। इसको सबको जोड़ देंगे तो जो निकल कर आएगा उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। भाई डिलीवरी वैन का खर्चा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, क्या हो गया 6,52,500 प्लस 30,000 प्लस 60,000, 7,250, 9500 और 43,000। ठीक है सर, और चेक कर लूं? और नहीं है बिल्कुल भी, और नहीं है। तो ये आपके पास आ गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ले देता हूं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया दोस्तों। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अरे यार सब हट गया है दोबारा। 6,52,500 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 7,250, 9500 और 43,000, 8,02,250 आ गया। 8,02,250। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ठीक है जी, ये दोनों आपको गिवन है क्वेश्चन में। ये देखिए WIP का ओपनिंग स्टॉक 15,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000, तो 15,000 ऐड और 10,000 माइनस, तो नेट अगर देखा जाए तो 5,000 ही ऐड हुए। ये आ गया 8,07,250। इसको बोलते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ये आपके पास आ गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब यहां पर ऐड कर देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, उसमें एक ही खर्चा मुझे दे रखा है, जनरल एक्सपेंस। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ एक ही खर्चा गिवन है आपको, जनरल एक्सपेंस, 32,500 और कुछ नहीं है, 32,500। ऑफिस के खर्चे जोड़ने के बाद जो निकल कर आता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना दे रखा है, देखो ये रहा, रॉ मटेरियल है, WIP है, लो जी दिया ही नहीं, बहुत बढ़िया। दोनों को नील, इसको हटाओ, नील क्या करने की जरूरत है, तो दिया ही नहीं तो लगाना क्यों है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो गया, यही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हो गया, क्योंकि देखो जब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दे ही नहीं रखा, दे रखा है यार, मुझे तो नहीं दिख रहा, रॉ मटेरियल दे रखा है, अरे यार देखो एक ऊपर रह गया, सारी मेहनत बर्बाद लिखने की। ऐड करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और माइनस करो, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा रीजन इसका, है ना, क्यों ऐड और क्यों लेस करते हैं। फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है सर आपको 6,000 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 15,000, तो 6,000 ऐड और 15,000 लेस। इसके बाद जो निकल कर आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखना कितना है, 8,07,250 में ऐड करेंगे 32,500, याद आएगा 8,39,750। इसमें 6,000 ऐड करेंगे और 15,000 माइनस करेंगे, तो याद आएगा 8,30,750। अब इसमें ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देंगे, ये आपको गिवन है, कह रहा है देखो ये लिखा लास्ट में, सेलिंग एक्सपेंस 9,250 रुपए, साफ दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है 9,250 रुपए। इसको जोड़ने के बाद जो निकल कर आता है उसको कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल। क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल, और इसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट, तो आ जाता है सेल। कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, इसमें ऐड कर दो बस 9,250 ऐड कर देंगे, तो 8,40,000 रुपये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल, 8,40,000 रुपये। प्रॉफिट क्या है पता नहीं, बट सेल पता है आप, फॉर द ईयर, सेल फॉर द ईयर 8,60,000, 8,60,000 रुपए की सेल है, तो क्या होगा बताओ प्रॉफिट, भाई 20,000, 20,000 का आपके पास आ गया प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। ठीक है सर, खत्म हो गया ये। डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन तो आया ही नहीं, कौन कह रहा था ये, अच्छा अच्छा कोई पूछ रहा होगा। चलिए अब हमारे पास
इनकम टैक्स, डिविडेंड, डिवेंचर, ट्रांसफर टू द सिंकिंग फंड, गुडविल, राइट ऑफ, ये नहीं आते। मैं आपको रीजन देता हूं। इनकम टैक्स किसका होता है? ऑनर का। ये एक ड्राइंग्स है दोस्तों। ऑनर के खर्चों को हम कस्टमर से थोड़ा चार्ज करेंगे भाई। जो प्रोप्राइटर होता है ना, प्रोप्राइटर, ऑनर, जैसे मेरा बिजनेस है तो मैं अपना इनकम टैक्स अपने कस्टमर से थोड़ा चार्ज करूंगा। तो मेरा इनकम टैक्स एक पर्सनल खर्चा होता है। अगर कंपनी ने मेरा इनकम टैक्स पे करा है तो अकाउंट्स में उसको ड्राइंग्स कहते हैं, राइट। तो ये पर्सनल खर्चा है किसका? ऑनर का। तो ऑनर के खर्चे को हम कस्टमर से चार्ज नहीं करते। समझ में आ गया? डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड दोस्तों खर्चा नहीं, इनकम है। आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं ना जब, तो वहां पर से जो रिटर्न आता है उसी को डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड कोई कॉस्ट थोड़ी ना है, ये तो इनकम है। डिविडेंड क्या नहीं है? डिविडेंड कोई कॉस्ट नहीं है दोस्तों, ये क्या है? एक इनकम है हमारी। इसके बाद आ जाता है डिबेंचर इंटरेस्ट। जब आप किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं, डिबेंचर क्या होता है? एक तरीके का लोन जो आप किसी कंपनी को दे रहे हो। तो आपने किसी कंपनी का लोन, किसी कंपनी को आपने लोन दिया, तो जब आप किसी कंपनी को लोन दोगे तो कंपनी आपको उसके बदले में ब्याज देगी। तो लोन जो आप देते हो उसके बदले में आपको डिबेंचर से मिलते हैं, डिबेंचर का डॉक्यूमेंट मिलता है। तो डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है कंपनी के लिए, जो आपसे लेती है, वो पब्लिक से लेती है, और पब्लिक को क्या देती है? डिबेंचर दे देती है अपनी कंपनी के। तो डिबेंचर पे मिलता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी आपकी इनकम है, कॉस्ट नहीं है, खर्चा थोड़ी ना है, जिसे मैं ऐड नहीं करा। तो इनकम टैक्स एक ड्राइंग्स है, पर्सनल की, वो ऐड इसलिए नहीं हुआ। डिविडेंड और डिबेंचर इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? इनकम है सर, कॉस्ट नहीं है, इसलिए कॉस्ट को ऐड करना है, इनकम को नहीं करना। इसके बाद आता है ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अमाउंट, गुडविल, रिटर्न ऑफ दे नहीं रखा। देखिए ये दोनों नहीं है। ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड कुछ यहाँ पर ना मिसिंग है, पिछले वाले बुक्स में भी मिसिंग था और इस वाली बुक में मिसिंग है, पर इसका एक्चुअल क्वेश्चन अलग है। ये देखो दिख रहा है ना अमाउंट, देखिए यहाँ का अमाउंट आपको गिवन नहीं है, गुडविल का अमाउंट दे रखा है, पर यहाँ का अमाउंट गिवन नहीं है, ये अमाउंट गिवन नहीं है। तो यहाँ पर जो अमाउंट गिवन है उसकी बात ही करते हुए समझा देता हूँ। सिंकिंग फंड क्या होता है? देखिए सिंकिंग फंड क्या होता है? हम अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेव करके रखते हैं। इन फ्यूचर हमें क्या होता है? डिबेंचर वालों को जब पैसा लौटाना होता है, जैसे कि आपने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे, तो डिबेंचर खरीदने का मतलब आपने उस कंपनी को लोन दिया 10 साल के लिए, तो 10 साल बाद कंपनी आपको पैसा वापस करेगी, आपका जितना ही है। आपने 2 लाख रुपए लगाए तो 2 लाख आपको 10 साल बाद वापस मिल जाएंगे और 10 साल तक इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो मान लो मैं किसी कंपनी पे 10 लाख रुपए लगाता हूं और 10 लाख रुपए 10 साल के लिए लगाता हूं, 10 साल तक तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ही, जितना ही मिलेगा, पर 10 साल बाद मुझे मेरे पैसा भी वापस मिल जाएगा। तो कंपनी के लिए 10 साल बाद एक बर्डन आ जाएगा 10 लाख रुपए का। तो कंपनी क्या करती है? हर साल के प्रॉफिट में से कुछ पैसा सेव करती है। इसलिए सेव करते हैं कि फ्यूचर में जब डिबेंचर वालों को पैसा लौटाना हो तो जो पैसा सेव करा है उस अकाउंट से लौटा देंगे। जिस अकाउंट में आप पैसा सेव करते हो डिबेंचर वालों को पैसा लौटाने के लिए, उस अकाउंट को सिंकिंग फंड कहते हैं। समझ में आया? सिंकिंग फंड क्या होता है? सिंकिंग फंड क्या है? एक प्रोविजन है, एक पैसा सेव करने का अकाउंट है। वो पैसा सेव करने का पर्पस क्या है? कि हम आगे डिबेंचर वालों को पैसा दे सके ऑन टाइम, जब उनका पैसा उनको लौटा सके, इसलिए हम शुरू से ही सेव करके चलते हैं। होप आपको ये क्लियर हो गया। इसके बाद गुडविल, रिटर्न ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंट, इट इज अ नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डे। गुडविल कहां पर होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होती है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में तो ना होती है गुडविल। तो गुडविल को खत्म करना, गुडविल को रेज करना, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं है, इसलिए इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसलिए इसको हटा दिया गया। लास्ट है पेमेंट ऑफ सेल टैक्स, सेल टैक्स का पेमेंट करना। भाई सेल टैक्स क्या है? आप जो भी, जैसे जीएसटी आ गया, अब तो सेल टैक्स आया ही नहीं, जीएसटी आप जो भी चार्ज करते हो वो आपकी कॉस्ट नहीं होती, आप तो कस्टमर से ले लेते हो ना। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपने उसको बेचा, उस पर आपने कस्टमर से जीएसटी लिया, तो वो आपका थोड़ी ना है, वो किसका है? गवर्नमेंट का। वो आपकी जेब से गया नहीं, कस्टमर की। अरे जब हमारी जेब से कुछ गया ही नहीं और हमारी जेब में जब आया ही नहीं, तो इसको हम क्यों इंक्लूड करें? समझ में आया? तो जितना भी हम सेल टैक्स का पेमेंट करते हैं वो हम कस्टमर से ले लेते हैं, और सेल टैक्स का पेमेंट किसको करेंगे हम? गवर्नमेंट को। जितने भी टैक्सेस है किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट को। अब देखिए मान लो आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हो दुकान से, कोई सामान खरीदते हो, आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल में आपने जीएसटी पे करा, सेल टैक्स बोलते हैं उसको, आपने जीएसटी पे करा मोबाइल के अंदर, है ना। अब जो भी जीएसटी आपने पे करा वो किसको गया? आपने मोबाइल बनाने वाली कंपनी को दे दिया, पर कंपनी क्या करेगी? आगे गवर्नमेंट को देगी। तो कंपनी के पॉइंट से तो देखा जाए कुछ भी नहीं हुआ, कंपनी ने आपसे टैक्स कलेक्ट करा और गवर्नमेंट ने जाकर जमा करा दिया। तो कंपनी के लिए ना इनकम ना खर्चा, इसलिए इसको भी शो नहीं करते। होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। सिंकिंग फंड क्या होता है, गुडविल को क्यों नहीं रिकॉर्ड करा, सेल टैक्स की पेमेंट को क्यों नहीं करा, और इनकम टैक्स, डिविडेंड, डिबेंचर इंटरेस्ट क्यों नहीं करा। रीजन मैंने आपको सबको दे दी है। कोई डाउट है मुझसे पूछ लीजिए, और ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको वो सारी थ्योरी कराऊंगा जो थ्योरी आपकी पेंडिंग रह गई है।
कुछ थ्योरी पेंडिंग रह गई है ना हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो कराऊंगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये 13 क्वेश्चन और वो कॉन्सेप्ट WIP वाला और फिनिश गुड वाला वो करेंगे। ठीक है जी, चलिए।